बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। काबुल एयरपोर्ट पर आज एक बार फिर रॉकेट से हमला किया गया है और इतलात जो आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका ने ये ड्रोन हमला किया है और अमेरिका कहता है कि उसने दाइश के ठिकाने को निशाना बनाया है और अपने टारगेट को बड़े सही तरीके से निशाना बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सरहद पार से पाकिस्तान के इलाके बाजौड़ में भी दहशत गर्दों की फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के नतीजे में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाक फ़ौज की जवाबी फायरिंग से 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। अफ़गानिस्तान में इस वक्त हुकूमत साजी के लिए मुशावरत जारी है, लेकिन बहरहाल हुकूमत नहीं है, तालिबान वहाँ पर मौजूद हैं। एक खिला वहाँ पर बहरहाल मौजूद है। उस खिला को पुर करने की कोशिश की जा रही है और ज़रूरत भी इस बात की है कि जल्द अज जल्द तालिबान वहाँ पर हुकूमत साजी करें ताकि इस खिला को पुर किया जा सके। दूसरी जानिब जो अफ़गान और गैर मुल्की थे उनके इनखला का अमल भी जारी है। पाकिस्तान ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया है और पाकिस्तान के इस किरदार की आलमी तौर पर भी पजीराई हुई है। दूसरी तरफ अहम जो अफ़गान रहनुमा हैं गुलबदीन हिकमतयार, उन्होंने भी कुछ खदशात का इजहार किया है अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में और वो कहते हैं कि बहरहाल अगर अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव हुकूमत भी कायम हो जाती है तो उनके खदशात ये हैं कि शायद अमरीका और आलमी बरादरी उसे कबूल न करे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर अपनी गुफ्तगू में भारत से ये कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के मामलात में टांग अड़ाना बंद करे और वो उम्मीद करते हैं कि भारत आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तो सूरत हाल यकीनी तौर पर वहाँ भी गंभीर है और कहा यह जा रहा है कि बहरहाल बातचीत जारी है, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे अमल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी बड़ा काबिल तारीफ़ रहा है। तो आज अपने प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात जनाब फ़ारूक हबीब। फ़ारूक हबीब साहब आपको गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब असलम रिजवी। असलम रिजवी साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे फ़ारूक हबीब से। फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है इनखिला के अमल में और अब भी अपना किरदार अदा कर रहा है। यानी न सिर्फ ये मौजूदा क्राइसिस के अंदर बल्कि हमेशा से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ा मस्बत किरदार अदा किया है और अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से, खित्ते में अमन के हवाले से पाकिस्तान का बहुत भरपूर किरदार है। लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल इस खित्ते में ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन अज़ाइम रखती हैं, जिसका सबूत आज बाजवड़ सरहद पर जो फायरिंग हुई है वो भी है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उन पर। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल के दौरान बेशुमार अपनी जो है वो जानों की जो है वो कुर्बानियाँ दी। आप ये देखें कि 80,000 हमारी जानों की कुर्बानियाँ दी गई। 160 अरब डॉलर की पाकिस्तान की जो है वो इकॉनमी का नुकसान हमें करना पड़ा। और इसके अलावा जो हमारे जवान हैं, जो हमारे शोहदा हैं अफवाज पाकिस्तान, उनकी कुर्बानियाँ इससे अलहदा हैं। और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का 2 दहाइयों से जो है वो एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा, जिसको बाद में पूरी दुनिया ने जो है वो उसको अपनाया, मौक़िफ़ की जो है वो कायल हुई, बातचीत के ऊपर आए। आपके इल्म में है कि जो दोहा टॉक्स हैं, जब वज़ीर आज़म साहब ने बात की थी कि तालिबान को उनका सियासी दफ्तर खोला जाए, तो उस वक्त बड़ी उनके ऊपर तनकीद की गई, उनको तालिबान खान भी कहा गया। बाद में वही फोर्सेस जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी करती रही और हमारी ये कोशिश रही कि पाकिस्तान जो है वो अमन का शराकतदार बने और पाकिस्तान जो है इस हवाले से असेस करता रहा कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जितने ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को आपस में उनको उनकी बातचीत हो और ये एक सियासी हल की तरफ जो है वो आगे बढ़े। लेकिन उस वक्त आपके इल्म में है कि अशरफ गनी, जो कि भारत के दिहाड़ीदार बने हुए थे, और उसके साथ उनके जो बाकी लोग थे, उनके जैसे लोग जो रॉ के डेली वेजर्स थे, उन्होंने इन तमाम अमन की कोशिशों को जो है वो सबोटाज करने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के पास दुनिया को बताने के हवाले से और दुनिया को पाकिस्तान की खिदमात देखने के हवाले से बेशुमार मैं समझता हूँ कि चीज़ें मौजूद हैं कि जिन्होंने $2 ट्रिलियन वहाँ पर खर्च किए, जिन्होंने 3 लाख फौज को खड़ा किया, उनको जदीद असले से लेस किया,
वो भी अगर वहां पर कुछ नहीं कर सके तो फिर पाकिस्तान किसी सूरत भी जो है वो मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। और ना पाकिस्तान दफाई पोजीशन में है। आज दफाई पोजीशन में वो कुव्वतें हैं जिनको वहां पर मैं समझता हूँ कि सेटबैक हुआ, नाकामी हुई। उसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आई कि जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के बीज बोए, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने के हवाले से वहां पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, दहशत गर्दी को सपोर्ट करने के हवाले से आज वहां पर सफे मातम बिछा हुआ है। और सबसे बड़ा लूजर जो है वो नरेंद्र मोदी वहां से बना है। और अब पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं जो मौजूदा सूरत हाल में वो भी दुनिया के सामने है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन उन ममालिक के लोगों को वहां से वैक्यूएट कर रही है जिन ममालिक ने PIA को लैंड करने पर पाबंदी लगा रखी है। हजारों की तादाद में लोगों को जो है वहां से एयरलिफ्ट किया जा चुका है PIA के जरिए। दीगर बैनुल अक़वामी जो एयर एयर की हमारी एयरलाइंस हैं उनके जरिए, बल्कि बजरिया जो चीन है, बजरिया जो बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए हमने बेशुमार लोगों को वहां से निकाला है। और अब भी जो सूरत हाल वहां पर है एयरपोर्ट हमले के बाद भी, उसमें भी पाकिस्तान एक कदम बढ़ के आगे पाकिस्तान ने अलाउ किया है कि आप वहां से जो लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान आए इस रोज के लिए। यहाँ पर हम उन्हें जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। दुनिया को हम इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान आगे आया है मदद के लिए। पाकिस्तान ने इससे कबल 5 मिलियन रेफ्यूजीज को होस्ट किया है। कौन सा दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसने 50 लाख महाजरीन को संभाला हो? आज भी 30 लाख महाजरीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बच्चों की शादियां यहाँ पर हो चुकी हैं, उनके कारोबार यहाँ पर है, वो वहां पर शायद वापस भी जाने को तैयार ना हो, इतने वेल सेटल्ड यहाँ पर हैं। तो दुनिया का किसी मुल्क ने, मैं नहीं समझता कि ऐसा काम जो है वो किया होगा जो पाकिस्तान ने किया है। लिहाजा वो भारतीय प्रोपेगेंडा या वो वेस्टर्न मीडिया के अंदर वो लोग जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ लिखते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए ये वो तमाम तर हकाइक, तमाम तर जो फैक्ट्स हैं ये बड़े वाज़ेह हैं। और आज आपने देखा कि ना सिर्फ जो है वो तालिबान के अलावा शुमाली इत्तेहाद की जितनी लीडरशिप थी, आपने देखा कि वो गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन पहले वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और पाकिस्तान में जो है वो उनको भी फैसिलिटेट किया। और पाकिस्तान ने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जहां पर अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे, वहां पर खून ना बहे, वहां पर खाना जंगी की सूरत हाल ना हो, वहां पर रेफ्यूजीज को माइग्रेट ना करना पड़े, उनको हिजरत ना करनी पड़े, इसमें पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार इसमें अदा फारूक किया। हबीब साहब, आपने भारत के मनफी किरदार की बात की है। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आज तालिबान भी ये कह रहे हैं भारत से कि वो उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे और वो तो इजाज़त ही नहीं देंगे। और गुलबदीन हिकमतयार भी कह रही हैं, अहम रहनुमा हैं अफगानिस्तान के, जो भारत से ये कह रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ जो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है उसको तक़वियत मिली है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो हमेशा फैक्ट के सामने हकाइक रखे। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी दलील के साथ पूरी दुनिया को हकाइक बताए हैं कि जिस अंदाज से भारत ने वहां पर अपने अशरफ गनी की हुकूमत के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते रहे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। आज आप ये देखें कि पाकिस्तान में कल जो DISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपके जो वहां पर अफगानिस्तान में जो आपके ट्रूप्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना होने के बराबर लोग आए भारत में बहुत ज्यादा भेजेंगे। तो ये उस वक्त की जो करप्ट हुकूमत थी, जो भारत नवाज हुकूमत थी, जो कि रॉ के पैसों के ऊपर चल रही थी, उनके डॉलर के ऊपर चल रही थी, उनके एजेंडा को इस हिस्से के ऊपर नाफज करने के लिए एक सूझ का किरदार अदा कर रही थी, ये उन्हीं का किया था। मैं समझता हूँ कि आज अच्छी बात है कि अफगानिस्तान के अंदर इस किस्म की रियलाइजेशन है, उनको भी इस चीज का एहसास है कि बॉर्डर तो हमारे ही मिलते हैं आपस में, यहाँ पर एक दूसरे की खानदानी लोगों की रिश्तेदारियां हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की अफगानिस्तान के लोगों के साथ। ये वो हकायक हैं जिन हकायक को हम तब्दील नहीं कर सकते। पर पाकिस्तान हमेशा, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे वो खुराक का मामला हो, चाहे वो दोनों मुल्कों के मबैन तजारत के हवाले से मामला हो, चाहे वो किसी भी मुश्किल वक्त में हो, तो पाकिस्तान ने हमेशा
जो है वो अफगानी अवाम का जो है वो साथ दिया है, ये रियलाइजेशन वहाँ पर है। और यही वजह है कि आज वहाँ से जो भारत को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने के हवाले से एक अज़म का इजहार किया जा रहा है, वो उसी का नतीजा है। उसी पाकिस्तान की कुर्बानियों को देखते हुए, पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को देखते हुए ये बात जो है वहाँ पर की जा रही है। ठीक है फ़ारूक साहब, ज़ाहिर है कि बड़े सियासी और सफारती फ़ैसले करने के लिए मुल्क में जो एक सियासी इस्तेहकाम होता है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। आपके ख्याल में जो अपोजिशन की जानिब से एक अदम सियासी इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई, वो आपके फ़ैसलों पर किसी भी सूरत असरअंदाज नहीं हुई और आपका हौसला इससे मुतज़लज़ल नहीं हुआ? देखिए, मैं सब हमने जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन तो रियल इश्यूज पे बात ही नहीं ना करती। ऑपोजिशन का तो मसला है, ऑपोजिशन को एनआरओ चाहिए, उनके अपने मसाइल, ना उनके अवामी इश्यूज उनके एजेंडा के अंदर शामिल हैं, ना ही जो है वो अवाम की बेहतरी के हवाले से कोई काम को करना चाहते हैं। और ये वो अपोजिशन है जिसके पास किसी किस्म का कोई एजेंडा नहीं है। ये जो है वो तकसीम शुदा अपोजिशन है। इस अपोजिशन का पहले ही शरादा बिखरा हुआ है। और आप देखें कि इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए। इन्होंने कोरोना के दौरान आप देखें कि इस किस्म के जो जलसे जुलूस हैं, जब पूरी पाकिस्तानी कौम कोरोना के हवाले से SOP पर अमल दरामद करने के हवाले से NCOC की गाइडलाइन सामने आ रही हैं, उस दौरान ये अपने आप को जिम्मेदार लीडरशिप कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या गैर जिम्मेदाराना इकदाम है कि आप कराची में जो है वो जलसा ही कर रहे हैं और वहाँ पर आप लोगों के लिए कोरोना के हवाले से खतरात पैदा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन ये इररेलेवेंट हो चुके हैं। आज मुल्क की मैशियत बेहतर हो चुकी है। आज सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से खास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, लोगों को माशी तौर पे लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के हवाले से, गुर्बत से बाहर निकालने के हवाले से कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है। वो लोग जो किराए के मकानों में रहते थे, उनके लिए वज़ीर आज़म साहब जो है कम आमदन वाले लोगों के लिए लो कास्ट हाउसिंग के प्रोग्राम को उन्होंने परवान चढ़ा दिया है। एक ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की है कि पूरी एक मॉर्गेज, मैं समझता हूँ कि एक मार्केट क्रिएट हो चुकी है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनके अब ट्रिकल डाउन असरात जो हैं वो पब्लिक को इस साल में ग्रास रूट पे आना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ कार्ड तो खैबर पख्तूनख्वा से आपका भी ताल्लुक है, आपके इलम में भी है, वहाँ पर बड़ी बेहतरीन अंदाज से इम्प्लीमेंट हुआ। इस साल 60 अरब रुपया पंजाब हुकूमत ने रखा है, यहाँ की तमाम आबादी को भी मिलेगा। इसी तरह मैं समझता हूँ ये वही वजह है जिस वजह से अपोजिशन इरेलीवेंट हो गई। अब है आम इंतखाबात के हवाले, अपोजिशन को दावत दी वज़ीर आज़म साहब ने कि आप आएँ, आकर इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम करें। ये उसके ऊपर भी काम करने को तैयार नहीं है। तो अगर अपनी 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 दुकान इन्होंने जो है वो सजा रखी है, और मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे के अपोजिशन बने हुए हैं, उससे मैं समझता हूँ कि ना मौजूदा किस्म का कुछ चैलेंज है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो कौमी सतह, इससे जाहिर होता है कि जो कौमी सतह के मसाइल हैं, यहाँ इस वक्त जो अफगानिस्तान के पर मौजूदा जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल की जो संगीनी है, उस सूरत हाल की जो सेंसिटिविटी है, जो हसासियत है, इन्होंने उसको भी बलाए ताक रखते हुए ये काम शुरू किए हुए हैं। तो आप अंदाजा करें कि ये कितनी गैर जिम्मेदार अपोजिशन है और कितनी ये सेल्फ सेंटर्ड अपोजिशन है कि इनकी तमाम तर जो इकदामात हैं, इनकी तमाम तर जो फेल हैं, वो इनकी ज़ाती सलामती के ऊपर है। तो ना इनको कौमी सलामती से गर्ज है, ना इनको अवाम की फलाह बहबूद से गर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हमसे बात कर रहे थे। एम्बेसडर साहब, अब अहम मामला यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहरहाल एक खिला तो मौजूद है और वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि शायद बातचीत तो हो रही है, लेकिन जितना ये मामला तूल पकड़ता जाएगा उतना ज़ाहिर है कि मसाइल मज़ीद गंभीर होते जाएंगे अफ़गानिस्तान के अंदर में। यूर टेक प्लीज़। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, और जब तक के तालिबान मिल के एक हुकूमत नहीं बनाते हैं तो दो उसके असर होंगे। एक तो ये होगा कि रिकग्निशन नहीं होगी, दूसरा ये है कि इकोनॉमिक असिस्टेंस थी वो भी नहीं मिलेगी। आपको जैसे पता है कि उन्होंने स्टेट बैंक था और 20 मिलियन उन्होंने ज़ब्त कर लिया, IMF ने ज़ब्त कर लिया, क्या नाम, वर्ल्ड बैंक ने उनके पैसे वहाँ पे ले लिए हैं। मगर इससे ज़्यादा जो मेरे ख़्याल में सबसे परेशानी की बात है, ना सिर्फ इंक्लूसिव गवर्नमेंट की,
मगर ये जो एयरपोर्ट पे हादसा हुआ था जी और क्या नाम आज फिर वो सेकंड अटैक हुआ था, तो ये देखने में आया है कि क्या नाम एक नया एलिमेंट आ गया है यहाँ पे। ये सिर्फ नहीं कि तालिबान जो हैं वो हुकूमत में पावर में आ गए हैं मगर अभी तक रूल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते, मगर साइड बाय साइड के साथ एक ये नया हो गया है कि जब तक कि उनसे बातचीत नहीं होगी और पूरे जो क्या नाम अफगान्स हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, मिल के आईएस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, यानी दाइश उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और नया चैलेंज बन गया। बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें क्या नाम सही है कि अमेरिका ने कभी लीड की और प्रेसिडेंट बाइडेन ने थ्रेटन किया और जाके अटैक भी कर लिया वो करने के लिए, मगर ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये होना चाहिए कि एक कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए। ये क्योंकि तालिबान की वहाँ पे जगह है, वो जानते हैं अपना मुल्क, उनकी लीडरशिप के साथ उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्या नाम अमेरिका का मिलना चाहिए, नेटो को मिलना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलना चाहिए कि ये जो है सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, इसको ये एड्रेस करें। तालिबान ने तो कहा भी है कि हम 31 अगस्त के बाद, जो कि अमेरिका ने तारीख दी है इनखिला की, उसके बाद कोई भी अमेरिकी हमला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो क्या अमेरिका को फिर ट्रस्ट करना पड़ेगा तालिबान पे? क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम हुकूमत बना लेंगे 31 अगस्त के बाद, जब गैर मुल्की यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इंतजार करना चाहिए उनको। वो सही बात है, मगर वो फ्रेमवर्क तो शुरू करना चाहिए उनको अभी वहाँ पे, वरना ये होगा, देखिए जब पावर वैक्यूम हो जाता है तो जाहिर है कि ये दाइश जो हैं, आईएस जो हैं, ये आएंगे और वो जगह को कोशिश करेंगे घुसने के लिए। हमने देखा है कि क्या हुआ है सीरिया और इराक़ के अंदर। बिल्कुल सर, वहाँ पे उन्होंने खलीफत बना दी और फिर उसका असर क्या हुआ, ना सिर्फ उस खत्ते में, पूरी जगह दुनिया भर में हो गया वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि क्या नाम इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तालिबान को मदद करें। उनको क्या नाम ये कहना कि जी अगर आप नेशनल वो आपका क्या नाम ह्यूमन राइट्स का जो है, इंसानी हकूक़ जो है, उसका हम आपके रिकॉर्ड देखेंगे कि आप क्या करते हैं, कि औरतों के किस तरह एजुकेशन होती है, उनके क्या राइट्स मिलते हैं, हम ये देखेंगे, फिर हम आपको क्या नाम फ़ैसला करेंगे कि हम आपकी मदद करें फाइनेंशियली और रिकग्निशन के लिए। आप उनको क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने बड़ा क्लियरली कह दिया है। और आपने जिस तरह कहा है कि वो कहते हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो जो अंदरूनी मामला है उसको हम उस तवज्जो देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये फाइनेंशियल एड बंद करते हैं या उनके पैसे हैं, जैसे कि वो अपील कर रहे हैं कि हमारे पैसे हमें आप दे दें, हम ये अफ़गानिस्तान की तामीर नौ पर ख़र्च करेंगे, अभी ज़ाहिर है पाबंदियाँ भी हैं उन पर, लेकिन अगर अमेरिका और बैनुल-अक़वामी आलमी बरादरी अगर ऐसा कर रही है, तो इसका मतलब है कि फिर एक वही सूरत हाल पैदा हो रही है जो पहले थी कि हमने अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ दिया था, जिसकी तरफ 2 रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इशारा किया था कि अगर आपने उनको तनहा छोड़ा, अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका। वहाँ पे देखिए एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा बड़ा सा। 38 मिलियन वहाँ पे लोग हैं और उससे जो है उनके पैसे ख़त्म हो गए हैं, उनकी मेडिकल असिस्टेंस ख़त्म हो गई है, मेडिकल सप्लाई नहीं है। WHO के वहाँ पे जो बंदा है रेजिडेंट, वो बात कर रहे थे। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा। देखिए अमेरिकन और इंटरनेशनल कम्युनिटी मॉरली जो है उनको ख्याल होना चाहिए कितने उन्होंने लोगों की जानें ली हैं वहाँ पे। अब वो जब उन्होंने ये पावर में आ गए हैं, उन्होंने कमिटमेंट देते जा रहे हैं कि हम जो है आपके जो भी क्या नाम रिजर्वेशंस हैं हम उसको अवॉइड करेंगे। आप उनको क्यों कहते हैं कि जी हम आपको यकीन नहीं मानते हैं? उनको आप मदद कीजिए उनको। अगर नहीं करेंगे आप तो फिर वहाँ पे क्राइसिस आएगा। और मेरे ख्याल है यही चाहते हैं अमेरिकन कि यहाँ पे किसी तरह जो है अमन नहीं आए और हम इनको ब्लेम करें। और ये आपने देखा जब ये अटैक हुआ यहाँ पे, इस पर भी उन्होंने कहा कि जी ये तालिबान की सिक्योरिटी नहीं थी। वो अटैक कहाँ हुआ था? वो इनके जहाँ अमेरिकन फोर्सेस थे वहाँ पे। नहीं, उन्होंने बाहर से उनको क्यों नहीं वहाँ पे किया? तो मतलब ये है। और इसी तरह जो सब फॉरेन जो नेशनल थे वो सब चले गए हैं और जो बाकी हैं वो निकल जाएंगे। क्या नाम 31 अगस्त से निकल जाएंगे जी। हम बाकी जो हैं, जो दूसरे भी हैं, उनको भी हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। तालिबान का कहना दुरुस्त है, उनकी ये ब्रेन ड्रेन होगी यहाँ पे। किसको उन्होंने प्रोसिक्यूट किया है अभी तक जो ये भागना चाहते हैं वहाँ से?
और वेरी राइटली आज वो मैं सुन रहा था, उनके स्पोक्स पर्सन जो था उसने कहा कि उनको पता होना चाहिए कि ये कौन यहाँ से अफगान बाहर नहीं जाना चाहेगा। वो इसलिए नहीं जाना चाहता है कि यहाँ उनकी ख़तरा है, उनको अपनी जान का ख़तरा है या उसका काम का उनकी नौकरी का ख़तरा है यहाँ पे। वो इसलिए जाना चाहते हैं कि दूसरे मुल्क जो हैं उनकी बड़ी लाइफ, बेहतर लाइफ है, बेटर इकनॉमिक वो है, तो इसलिए वो निकलना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि चले जाएँ, बिकॉज उनको चाहिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे टू रन द कंट्री यहाँ पे। बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरी है। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूँगा कि अभी तक तो क्या नाम पाकिस्तान ने मदद की है, क्या नाम, और आपको पता है 4400 के करीब बाई एयर यहाँ से जा चुके हैं लोग, और वो यहाँ पे हमने उनको पनाह दी हुई है, ट्रांजिट की के निकलेंगे, और कोई 27,000 से ज़्यादा लोग जो है वो बॉर्डर से क्रॉस करके आए हैं यहाँ से जाने के लिए। तो अपोजिशन की भी बात हो रही थी, उनका भी कहना था कि ये आपने बॉर्डर पे उनको वीज़ा दिए हैं, इसमें से हो सकता है कि कोई दहशतगर्द वगैरह हो सकते हैं, क्या हमारे पास वेयरविदॉल है कि हम ये टाइम पे चले जाएंगे निकालने के लिए। तो ये एक है कि अब क्योंकि तालिबान भी कहते हैं कि इनको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको सोचना चाहिए जो आगे हैं तो वो आगे हैं जो निकल सकते हैं, मगर हम अब और आइंदा अफगान को आने नहीं दें। ठीक, अगर वो बात नहीं है जो पहले थी जब 2011 को थी, तो उस वक्त के वहाँ पे बमबारी हो रही थी, अब तो वहाँ पे अमन है। तो वहाँ तो जो वाक़यात रिपोर्ट भी हुए हैं वो सारे काबुल से ही हुए हैं, वहाँ पर वाक़यात हुए हैं, बाकी अफगानिस्तान के अंदर तो मजमूई तौर पर अमन है। बिल्कुल। और शायद जो पहले तालिबान का रवैया था वो तो इस बार है भी नहीं, वो चेंज तालिबान है, और पूरी दुनिया को वो मीडिया पे बैठ के उनके स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, सोहेल शाहीन, वो सब कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर रहे, आप लोग अपने मुल्क में रहें। तो मेरे ख्याल में ये तो एक बेहतर मैसेज दे रहे हैं मैसेज। हाँ, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। हम 2 ट्रैक पे गए हुए हैं। एक जो है वो हमने सेंट्रल एशिया, टर्की, ईरान, यहाँ पे जाके और उनसे कि रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम इससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हम मिल के एक उनकी मदद करें और उनको हेल्प करें कि वो एक सलूशन करें जिसके अंदर क्या नाम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए। दूसरी तरफ वो स्टैंडर्ड जो है ट्रायोका का प्लस पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, क्या नाम और चीन, जिनके साथ दोहा वाली ये कॉन्फ्रेंस है, कि वहाँ पे भी यही एफर्ट जो है वो चल रहा है। तो सब मुल्क जो हैं रीजनल वाले जो हैं और ये बाहर के जो दूसरे हैं मेजर कंट्रीज़ हैं, तो उनकी ज़रूरी बात है कि हम उनकी मदद करें। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि G7 में उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे टाइम बढ़ाओ जी बिल्कुल, या निकलने के लिए, मगर चाइना ने और क्या नाम रशिया ने वो सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज वो चाहते हैं कि यहाँ पे जितना हम उनकी मदद कर सकें, उनको जब अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनके अपने लोग हैं, तो उनके साथ उनको दिखाएं दुनिया को कि हम कैसे रहना चाहते हैं। ठीक, तो ये मैं कहूँगा कि इस वक्त अमेरिका को भी रीथिंक करना चाहिए। ठीक है। असलम रिजवी साहब, तालिबान की तरफ से बार बार ये यकीन दहानी, फिर उनके जो मेजर जो अफ़गानिस्तान के रहनुमा हैं जैसे गुलबदीन हिकमतयार, भारत के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं कि अफ़गान सरज़मीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ये कितनी अहमियत की बात है आपके ख़्याल में, कितनी अहम बात है? जी उनका आपका कहना दुरुस्त है, मगर बात यह है कि मैं इस तरह देखता हूँ कि तालिबान का सबसे अहम फोकस जो है इस वक्त कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, सब लोगों को वहाँ से मिला लें, और जितना जैसा हो सके कोई वहाँ पे जंग ना हो, आपस में लड़ाई ना हो। इसी तरह उन्होंने देखा कि पंजशीर वैली के अंदर बिल्कुल अटैक नहीं किया, बाहर बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेके चलें। आपको पता है कि पहले भी उन्होंने जब तालिबान के साथ और दाइश के साथ दाइश के साथ, अलकायदा के साथ उन्होंने बातचीत कर रहे थे कि जी हम आपको यहाँ पे अलाउ करेंगे। उनके पास उन्होंने एक एग्रीमेंट की किस्म की बात बताई थी कि हम आपको इजाज़त देंगे कि आप रह सकते हैं, आपको हम नेशनलिटी भी देने के लिए तैयार हैं, मगर कंडीशन उस वक्त भी कही थी उन्होंने कि आप ये हमारी ज़मीन जो है इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे आप, और कोई आप आर्म्स नहीं लेंगे, वापस करेंगे। तो वो चाहेंगे कि इनको वो पैसा मांगेंगे।
मगर एक अब जो प्रॉब्लम मैं और देखता हूँ, फोर्सी करता हूँ, ये तालिबान ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि हम जो इंसानी हकूक़ हैं उसकी रिस्पेक्ट हो, और जो वुमेंस के इश्यूज़ हैं कि उनको क्या नाम काम करने के लिए, उनके क्या नाम पढ़ाई के लिए हम उनको वहाँ पे इजाज़त दें, और लिबरल हमारी व्यू होगा। ये तालिबान दो जो है पहली तरह का नहीं है, ठीक। मगर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था वुमेंस को कहने के लिए कि उन्होंने राय दी थी क्या नाम अफ़गानी औरतों को कि जी अभी आप ना निकलें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो कुछ फुट सोल्जर्स जो है ना, उनकी जो थिंकिंग है वो पुरानी थिंकिंग है, ठीक है ना। उनको हमको री एजुकेट करना पड़ेगा, उनको फिर उनको समझाना पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा रख दें। तो वो टाइम मांग रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज वो एक ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो सकता है। सही। तो इसमें जो डर की बात ये है, फिक्र की बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे वो नहीं मानेंगे ये बात, और वो शायद दाइश के साथ चले जाएं। ठीक। तो इसलिए मैं फिर वापस आऊँगा कहने के लिए, आपके कहने का मतलब है कि कुछ हार्ड लाइनर्स भी हो सकते हैं, हार्ड लाइनर्स हो सकते हैं, वो नहीं मानेंगे, और वो फिर जाके TTP से और वहाँ से जाके दाइश के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। तो फोकस जो है वर्ल्ड कम्युनिटी का जो है ज़बरदस्त जो अभी होना चाहिए कि इनके हाथ स्ट्रेंथन करें और ये करें। और जब तक स्ट्रेंथन कैसे करेंगे इनको, दो वे टू वे, फाइनेंशियली करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे इनको, और उनको मौका देंगे कि वो अपने आप को दिखाएं कि हम क्या है, कि हम नए तालिबान कैसे हैं। यानी इस वक्त आप समझते हैं कि अभी भी जो कुछ नेगेटिव क़ुव्वतें हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि चाहेंगी कि जो मनफी अनासर हैं वो उनको टॉपल करने की कोशिश करें, डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, ताकि इमेज जो है पूरी दुनिया में उनका मनफी जाए। जी जी, देखिए क्या नाम आपको जाहिर है कि जब इवैक्यूएशन हुई और इंडिया के ख़ास तौर पे इतने सारे उनके कंसुलेट वगैरह थे और पूरी उनकी वहाँ से निकल गई, तो उनको एक मेजर सेटबैक हो गया। क्या नाम, ना सिर्फ के उनके वो स्पाइस वगैरह वहाँ से निकल गए, मगर उनकी अब वो जो एक चैनल था, फाइनेंशियल सपोर्ट था, वो भी उनका वहाँ से निकल गया। मगर जाहिर है कि वो जो है बाज नहीं आएंगे, वो कोशिश करते रहेंगे वहाँ पे आने के लिए। तो एक एडिशनल जो प्रॉब्लम मुझे देखने में आता है अफ़गानिस्तान में, कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है अफ़गानिस्तान की, उसकी जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत है। तो वहाँ पे क्या नाम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है करने के लिए, इकनॉमिक वेलबींग की ज़रूरत है वहाँ पे, वरना फिर ये क्या होगा कि इंडिया कोशिश करेगा, पाकिस्तान नेचुरली उनका काउंटर करेगा। इसी तरह ऑलरेडी अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ क्या नाम चाइना के ख़िलाफ़ है, रशिया के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो ये फिर ये बहुत डेंजर है कि प्रॉक्सी वॉर ना शुरू हो जाए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वहाँ ना शुरू हो जाएं। और मैं फिर अमेरिकन को ये कहूँगा कि देखें, उन्होंने कोई एक सबक नहीं सीखा हिस्ट्री से। क्या नाम ये तो अफ़गानिस्तान में गए वहाँ पे, उससे पहले आपको देखा था कि हिंदुस्तान वो ग्रेट ब्रिटेन था और फिर सोवियत यूनियन था वहाँ पे, और अभी भी गए। और पाकिस्तान शुरू से कहता रहा कि देखिए इसका हल जो है वो मिलिट्री पावर से नहीं है, हल जो है बातचीत से है वहाँ पे। और उन्होंने क्या वियतनाम में क्या देखा, वो भी उन्होंने वही हरकत की, और देखा यहाँ पे भी क्या होता है। मगर उनको एक लेसन सीखना चाहिए वियतनाम से। उनको 20 साल लगे कि उनके साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने के लिए वियतनाम के लिए, और देखिए कहाँ है वियतनाम टुडे, और क्या उस एरिया के अंदर अब वो उन्हीं के साथ मिलके वो चाइना के साथ मिलना चाहते हैं वहाँ पे। भैया थोड़ा सा सोचो, हेल्प करो, क्या नाम तालिबान को यहाँ हेल्प करो, इस खतरे से बचाएं, दहशतगर्द से बचाएं, इम्यूनिटी रखें। यहाँ से आपको इकनॉमिक कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, एनर्जी कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स वगैरह जो वहाँ पे रखे हुए हैं, उनके पास सेल्फ सफिशेंसी है, मगर उनको चाहिए वक्त चाहिए अफ़गान को निकालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है हमारे जितने पड़ोसी ममालिक वगैरह हैं सब मदद करेंगे, मगर अभी तक अमेरिकन का रोल यहाँ पे है
अमेरिका अपना एक कोई सबक सीखे और यहाँ पे कम से कम नथिंग एल्स। चीन ने तो बिल्कुल वाजे कह जी, दिया उनको, वाज़ेह अमेरिका किया। को कहा जी, कि आप इससे जी, सबक सीखें जी, कि आप जहाँ जाते हैं जी, वहाँ मसाइल छोड़ के चले जाते जी, हैं। जी, और कुछ कुछ अगर आप मॉरली इंटरनेशनल सोचिए कि आपने उनके साथ अफगानिस्तान का कितना जुल्म किया है, कितने लोगों को तबाह किया है, कितने लोगों को मारा है, जिस तरह इराक में, लिबिया में, कहाँ कहाँ किया है। अरे भाई उसके लिए कुछ अमेंड्स तो करो, ठीक है ना। अभी भी नेगेटिव उनके वहाँ से अप्रोच आती रहती है, कहने के लिए वहाँ आती है। वहाँ पे भी अभी जनरल्स बात करते हैं, दूसरे आते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन जीते हैं वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये तो खबर की बात है, करोड़ों उन्होंने पैसे वहाँ बनाए। तो अमेरिका को समझ ही नहीं आती कि वो किसको हेल्प कर रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। बाइडेन खुद को उसकी नाउ पॉलिटिकल फॉल बैक हो रहा है, उसका प्रॉब्लम हो रहा है। और 20 साल अफगानिस्तान के पास थे। ये जो हुकूमतें बीच में आती रही हैं, उसमें हामिद करज़ई आए, अशरफ गनी आए 2 बार, इनके पास मौका तो था कि ये अवाम के लिए कुछ कर सकते थे। लेकिन अब जब हम वहाँ पे देख रहे हैं तो हमें जो इतलात वहाँ से मिल रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी अशरफ गनी अपने साथ $1 ले गए, डॉलर के बक्से की वीडियोस आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं। तो सारा फोकस जो था वो गवर्नेंस पे नहीं था बल्कि करप्शन पे था। इसी वजह से ये लोग डिलीवर नहीं कर सके वहाँ पे। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये जो है ज़रूर। और देखिए इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिसको पे तालिबान की जो सिचुएशन है, इंटरनल सिचुएशन है और एक्सटर्नल है, वो पाकिस्तान पे पड़ती है। क्योंकि क्या नाम हमारे सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो टीटीपी हैं, और दूसरी तरफ इंडिया है जो रिकॉर्ड है जिस तरह उनकी मदद करते रहे हैं। और अभी आपने देखा जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमारी तरफ अटैक हुआ है वहाँ से। तो जब तक के क्या नाम वहाँ पे अमन नहीं आएगा, जब तक कि हमको सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक तालिबान का फ्री हैंड नहीं मिलेगा, तो ये हमारा और हमारी फिर जो है क्या नाम प्रोग्रेस, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेल-बीइंग और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एज वेल एज क्या नाम डेवलपमेंट जो होगी वो उसमें असर पड़ेगा। देखिए ये एक इसका असर जो हुआ है जो तालिबान की जो वहाँ पे विक्ट्री हुई है वहाँ करने के लिए, कि अब ये सब लोगों को दुनिया भर में ये कहेंगे कि जी देखें एक और सुपर पावर को हमने डिफीट कर दिया यहाँ पे। और वो कहेंगे कैसे किया है, जिहाद से किया है। आपने यहाँ पे देखा है हाफिज़ के अंदर के वो झंडा तालिबान का वहाँ पे निकल तो गया, वो क्या नाम मौलाना अजीज़ जो है उनके इल्क के हैं। तो देर आर राइटस एलिमेंट यहाँ पे भी हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली उनका ये वो शुरू करेंगे। तो इट इज़ ये ज़रूरी है कि इसका जो उनका जो फेस है तालिबान का वो जब चेंज करेंगे तो फिर मैसेज दूसरा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असलम रिजवी साहब, बड़ी तफसील से आपसे गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे कोरोना की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर। कोरोना डेल्टा वेरिएंट की वजह से बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। NCOC की तरफ से जो ताज़ा हिदायत जारी की गई हैं उसमें SOPs का जो दायरा है वो 27 शहरों तक बढ़ा दिया गया है, पहले ये 13 शहरों तक था। इसके साथ साथ तालीमी इदारों को 50% हाज़िरी के साथ खुले रखने की इजाज़त दी गई है। और जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, वो भी पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन हो रही है उसकी तादाद 5 करोड़ से बढ़ चुकी है। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर जनाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये जो इस वक्त सूरत हाल है कोरोना की, और अब हमने जो SOPs का दायरा था वो 27 शहरों तक बढ़ा दिया है, आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं? क्या हम थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं या फिर हम थोड़ा सा जो एक ब्रेक का वक्त आता है उसमें हम बिल्कुल अपने SOPs भी छोड़ देते हैं, मास्क पहनना भी छोड़ देते हैं? क्या आप समझते हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं समझता हूँ कि ये 27 शहरों तक हमने जो हुकूमत ने या NCOC ने किया, इट इज़ नॉट अबाउट दी SOPs,
SOPs तो हमने मेरे दोस्त 100% लोगों ने करना है। वी हैव टू अबाइड बाय द SOPs 100%, जो कि जहां पे कोरोना है या कोरोना नहीं, या हम समझते हैं कि वहां पे कोरोना नहीं है, उसके ऊपर SOPs के ऊपर तो वी हैव टू अबाइड बाय कि 100% हमने उसके ऊपर अमल करना होगा, वन थिंग। बाकी दिस इज अबाउट द पॉलिसी ऑफ द स्मार्ट लॉकडाउन, कि जो कि टेम्परेरीली अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत से शहरों के अंदर, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो पॉजिटिविटी है ओवरऑल इट इज अबाउट इन बिटवीन 6 to 7%, हम इसके अंदर वेरी करते हैं, या एट लार्ज अगर कह दिया जाए कि 6 to 8% के अंदर हम वेरी करते हैं। लेकिन हमारे शहरों के अंदर पहले कराची के अंदर ज्यादा था, एंड वी हैव टच्ड ओवर देयर अबाउट 24%, फिर नीचे अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने करम किया, वहां नीचे आ गया। लाहौर के अंदर अभी जो है इंक्रीज होता जा रहा है, विच इज अबाउट 10% के साथ हमारे हैं। तो हमारे शहरों के अंदर, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये हमारे यहाँ चूंकि बिन हैसुल कौम भी कह लीजिएगा या इंसान के तौर पे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, बाकी दोस्त भी शामिल हैं, हम समझते हैं कि जब चीजें ठीक है तो अल्लाह ने हम पे करम कर दिया तो सब चीजें ठीक हो गई। वेयर एज द फैक्ट रिमेन्स कि दुनिया के अंदर अभी तक कोविड का अगर एक पेशेंट भी है तो हम लोग महफूज नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो बिलखसूस हमने देखा है कि अभी ये वेरिएंट, जो इंडियन वेरिएंट जिसको कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट, और अभी तो डेल्टा प्लस भी आ गई है, तो उसका तेजी से जो बढ़ना है, इट इज अबाउट 200% इन्फेक्टिविटी, कि जहां पे वो हमारे साथ वो इन्फेक्शन जो हमें फैला सकती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम जो है, बावजूद इसके कि हुकूमत बहुत अच्छे मेयर लेने की कोशिश कर रही है, हम एज अ सिविल सोसाइटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और जितनी हमारी NGOs है बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ जो परसेंटेज है, इट इज अबाउट 80 to 90%, विच इज द इंडियन वेरिएंट डेल्टा वायरस जो है वो हमारे साथ है, और ये बहुत तेजी के साथ फैलती है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त तक हम जो है लाहौर के अंदर 70 to 75% हमारी ऑक्यूपेशन जारी है, बेड ऑक्यूपेंसी जो है। कराची के अंदर भी इसी तरह से थी। वी वर वेरी मच अफ्रेड एज डॉक्टर, हम लोग इससे बहुत ज्यादा खौफजदा थे कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क के अंदर और शहरों के अंदर वो हालात ना आ जाएं जो कि इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे, और पाकिस्तान में भी ऐसे। और हमने वी लव्ड इट अबाउट इट एज मतलब अशरफ निजामी के तौर अच्छा पे भी। डॉक्टर साहब, ये और जो डॉक्टर साहब जो वैक्सीनेशन के अमल में तेजी आई है, ये भी आपके लिए काफी काबिल इत्मीनान है? 5 करोड़ से तजावज कर चुकी है अब तादाद। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी तक हम बहुत पीछे हैं हुकूमत के, और फिर हमारे जो अमूमन जो हमारे माशरती रवैये, अमूमी रवैये जो लोगों के हैं, उनके अंदर समझाने की जरूरत है कि भाई अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज द प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन के अंदर 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द SOPs के ऊपर हम अमलदारी करें। और SOPs पे अमलदारी क्या है, जो मैं समझता हूँ कि आज तक मतलब कहते हैं बहुत सारी चीजें कि हमें ऐसा करना चाहिए, बट आई बिलीव कि हमें मास्क हम रख सकते हैं, हम अपने हाथ धो सकते हैं, और मेन चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा दैट इज द वेंटिलेशन, कि अगर हम कमरों के अंदर वेंटिलेशन रखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी सपोर्टिव, और हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ये एक चीज है। दूसरी चीज कि वैक्सीनेशन की खातिर हमें जरूरी है कि वैक्सीनेशन को, और हुकूमत के जो इकदाम हैं वैक्सीनेशन के अंदर, वी हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द अथॉरिटीज। और हम जैसे लोग और आप जैसे मतलब वो बातें कर रहे हैं सारी चीजें अवाम नास को। एक चीज अभी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि लोगों के अंदर ये कहा गया कि जी प्रेग्नेंट खवातीन को नहीं लग सकता, फीडिंग है खवातीन उनको नहीं लग सकता। इट इज वेरी मच क्लियर एंड लाउड, और मैं एक जिम्मेदार होने के नाते से ये आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूंगा कि खुदारा वो खवातीन, वो फैमिलीज जो अपने आप को फैमिली बॉन्डिंग के अंदर जाने चाहते हैं, वैक्सीन इज वेरी मच सेफ। वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, वैक्सीन इज वेरी मच सेफ। वो माएँ जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं, वैक्सीन इज वेरी मच सेफ। और हर फर्द के लिए, किसी उम्र के लिए कोई बीमारी, whether you are suffering from diabetes, you are suffering from the cardiac or so on issues, उनके अंदर भी वैक्सीन का कतई तौर पे कोई ऐसी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। और मैं एक तवज्जुह से आपसे ये कहना चाहूंगा कि यूरोप के अंदर और सो ऑन हमारे साथ चीजें आई थी, मॉडर्ना और सो एंड सो करके ऐसी कॉम्प्लिकेशंस के रेट आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हुकूमत ने और हमारी सबसे अच्छे दोस्त चाइना ने जो हमें वैक्सीन दी है, दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। 4 वैक्सीन जो है टॉप के अंदर आएंगे, जो WHO और दुनिया ने जिनको मानी है कि जो वो सेफ है। दिस इज द पाकिस्तान के, जिसके अंदर हमारे चाइनीज वैक्सीन जो हमें साथ, दीज आर द वन ऑफ द टॉप वैक्सीन जो हमारे साथ हैं। सो इट इज वेरी मच सेफ।
the vaccine process which is by the government, and I appreciate कि ये जो एलिमेंट समझते हैं कि जी हुकूमत पाबंदी लगा रही है तो बड़ी सख्ती होगी, रेस्टोरेंट्स के अंदर पाबंदी लगा रही है, ट्रैवलिंग के लिए पाबंदी लगा रही है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ एज मेडिकल एसोसिएशन नुमाइंदा होने के नाते से कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत ये बिल्कुल दुरुस्त कर रही है, और ऐसे ना सिर्फ टीचर्स बल्कि स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं मतलब मैंने गुजारिश की थी कि रादर देन गोइंग फॉर कि जैसे दुनिया ने क्या था कि जी पहले हम 70 से 80 साल वालों को लगाएंगे फिर नीचे नीचे आएंगे, मैंने एज एसोसिएशन और अपनी जाती हैसियत से फैसल सुल्तान साहब से ये रिक्वेस्ट की थी, मिनिस्टर हमारे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, कि खुदारा इसको छोड़े, बिकॉज वी आर टू गेट अबाउट द 70% ऑफ द पॉपुलेशन अगर हमारी वैक्सीनेटेड हो जाती है तो हम कदरे सेफ हो जाएंगे। गो कि मेरा ये बयान कि दुनिया के अंदर जब 70% लोग पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड होगी तो देन वी आर सेफ। बट इन पाकिस्तान बावजूद हमारे उन मसाइल के, बावजूद हमारे मुआशी मसाइल के, माशरती मसाइल के, और वो जो टैबूज बने हुए हैं उन टैबूज के बावजूद मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो इक़दामात है ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट कि इनको मजीद तेज करना चाहिए। वी आर ऑन अ वेरी लो पेज इन अ वे, मतलब लो पेज एक रिलेटिव टर्म है, ऐसा आप नहीं कह सकते, लेकिन हुकूमत के इन इक़दामात को मजीद बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम जो कोरोना है उससे अल्लाह ताला भी हमें महफूज रखे। परवरदिगार ने हमारे ऊपर बहुत करम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं समझता हूँ मजीद हम करेंगे तो अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अवाम की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में ज़ाहिर है अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें ऐसी सूरत में जल्द से जुलूसों से भी बचना चाहिए, हमें एहतियात भी करनी चाहिए। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? मैं इत्तेफाक नहीं, वी आर प्रोपोगेटर टू इट। हम लोग एसोसिएशन के खा हुकूमत के हों, मैं एज अ मेडिकल प्रोफेशन, इट इज अ मेडिकल इशू। ये ना सियासी है, ना ये मजहबी है, ना ये मुआशरती है, ना ये रीजनल है। और मैं एज ये जो अब अल्लाह के फजल से मतलब इज्तिमात हो रहे हैं, आज इतना बड़ा वहां पे जो कर दिया, ये बड़ा या छोटा एक रिलेटिव चीज है, whosoever do it, मैं एज मेडिकल प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि आज हमारा ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे 100% इसके साथ एग्री करता हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।